एक बार आप लिख लें, ए पॉइंट लिख लें। आराम से बैठे। डिविडेंड ऑन स्टॉक्स एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो उसको, म्यूचुअल फंड को तो डिविडेंड मिलेगा या म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड म्यूचुअल फंड की तो इनकम है। ठीक है जी, एक तो म्यूचुअल फंड को ये फायदा होता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करता है तो एक प्राइस होता है P0, और जब वो बेचता है उसकी वैल्यूज बढ़ती रहती है तो P1 होता है। P1 माइनस P0 इज इक्वल टू कैपिटल गेन। तो बेटे दूसरा कैपिटल गेन्स है। If the mutual fund sells its own investment that have increased in price, so these capital gain distributions are considered to be an ordinary income, just like dividend income. लिख लें बेटा, एक बार लिख लें प्लीज। Beta, a mutual fund buys and sells stocks, bonds, treasury bills, and other assets if a security is sold for more than its purchase price. आपने जितने का खरीदा था म्यूचुअल फंड ने, उससे ज्यादा का बेचा तो बेटा वो कैपिटल गेन ही तो होता है। चलिए बेटे, द म्यूचुअल फंड कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट दिस गेन टू द इन्वेस्टर्स। अब वो डिपेंड करता है कि उस इन्वेस्टर ने कौन सी स्कीम ली है। ग्रोथ स्कीम ली है, बोनस स्कीम ली है, डिविडेंड पेमेंट स्कीम ली है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम ली है, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। इफ द फंड सेल सिक्योरिटी दैट हैव इंक्रीज इन प्राइसेस, दैट फंड हैज अ कैपिटल गेन। मोस्ट फंड्स पास दीज गेन्स टू द इन्वेस्टर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। सी पॉइंट लिख लीजिए बेटा। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच ऊपर वाला छोड़ सकते हैं आप, डी पॉइंट में आ जाए। फॉलोइंग आर द मेथड्स। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये मैंने जान के स्किप कर दिया, लिखना ही नहीं है, बस सी पॉइंट तक लिख लिया, आगे वाली स्लाइड नहीं लिखनी और ना उसके ऊपर वाला लिखना है आपने। आप डी पॉइंट लिखना है, फॉलोइंग आर द मेथड्स। डी पॉइंट, फॉलोइंग आर द मेथड्स। डी पॉइंट, फॉलोइंग आर द मेथड्स। मेथड 1, रिटर्न विदाउट री इन्वेस्टमेंट। बेटा मैंने बताया था, तो HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। मेथड 1, रिटर्न विदाउट री इन्वेस्टमेंट। रिटर्न विदाउट री इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो बेटे आराम से लिख लें, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन NAV0 इंटू 100। NAV1 minus NAV0 plus distribution upon NAV0 into 100। आराम से बेटे, रिटर्न विदाउट रीइन्वेस्टमेंट, HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। आराम से बेटे, आपने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, कोई घबराने की बात नहीं है। मेथड 2, रिटर्न विद री इन्वेस्टमेंट। मैं भी समझाऊंगा, अभी आप लिख ले तो अच्छा ही रहेगा। आप मुंह छोटा कर लेते हैं हर छोटी चीज में, क्या मुंह का छोटा करना है इसमें? मैं तो खाली लिखवा ही रहा हूं और आपके नोट्स बनवा रहा हूं, अभी समझाऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हैं।
लिखिए total units at the end into closing NAV minus total units in the beginning into opening NAV upon total units in the beginning into opening NAV into 100। बेटा रिटर्न विद री इन्वेस्टमेंट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसमें खाली उस यूनिट की एनएवी बढ़ती जाती है। तो टोटल यूनिट्स एट द एंड इनटू क्लोजिंग एनएवी माइनस टोटल यूनिट्स इन द बिगिनिंग इनटू ओपनिंग एनएवी, टोटल यूनिट्स एट द एंड इनटू क्लोजिंग एनएवी माइनस टोटल यूनिट्स इन द बिगिनिंग इनटू ओपनिंग एनएवी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बिगिनिंग इनटू ओपनिंग एनएवी। सब समझा दूंगा, ऐसा समझ ले। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड माइनस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग अपॉन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इनटू 100। चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी एनएवी 0, एनएवी 1, T0 and T1, T0 and T1, NAV 0, NAV 1, F जी। बेटे बॉन्ड्स के लिए ऐसे करते हैं, मैंने आपको कहा था आप पहले एनएवी, अगर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना है तो एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 अपॉन एनएवी 0 इंटू 100। और अगर बॉन्ड्स के लिए करना है, अगर बॉन्ड्स के लिए करना है तो B1 माइनस B0 प्लस I अपॉन B0 इंटू 100। कैलकुलेशन ऑफ एचपीआर फॉर 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब इकट्ठा भी तो निकाल सकते हैं एचपीआर, तो बेटे एक दिन का हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। तो मैंने एक केस स्टडी दी है, 1000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, एक साल के बाद उसकी वैल्यू 1200 हो गई, 2 साल बाद उसकी वैल्यू 1400 हो गई, तो आप सीधा 1000 और 2 साल बाद की वैल्यू को रिटर्न निकाल सकते हैं। आइए लिखिए, मेहरबान कदरदान, लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लो ना बेटे, क्यों नहीं लिख रहे? बेटे आराम से लिखना है। कंसेप्ट नंबर 13 लिख चुके हैं, अब आप देख लीजिए, अब आप कंसेप्ट नंबर 14 में पहुंच चुके हैं। कंसेप्ट नंबर 14 एंट्री लोड, कंसेप्ट नंबर 15। बस बेटे 3 कंसेप्ट रह गए, एक बार आप लिख लें तो फिर मैं सारे एक साथ समझाऊंगा। एक बार मैं बता भी दूं कि कितने हैं बेटे, आप मुंह छोटा करते हैं मुझे पता है, ये लिखिए लास्ट है जी, बस खत्म। लिखिए बेटा, पहले लिख लेते हैं फिर ताकि काम खत्म हो जाए। कंसेप्ट नंबर 14, फिर म्यूचुअल फंड में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंट्री लोड, एंट्री लोड, बेटे अभी समझाऊंगा ये एंट्री लोड क्या होता है, अभी समझाऊंगा। एक बार लिख लें बस कंसेप्ट 14, 15, 16, 17। बेटे ऐसा था ना, लिख के हमारा लिखने का काम खत्म हो जाएगा।
फिर आराम से समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड। इसका मतलब बेटे इन्वेस्टर को कुछ अलग पैसे देने पड़ते हैं, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं एनएवी के कंपैरेटिवली, क्योंकि जब वो इन्वेस्टर अंदर एंटर करता है तो एंट्री का शुल्क लगता है उसको। अब ये क्यों लगाते हैं अभी सीख लेंगे, लेकिन उसका नाम होता है एंट्री लोड। क्योंकि आप ये बताइए, पार्टनरशिप फॉर्म आपने की हुई है बेटे, पुराने पार्टनर्स इतने सालों से काम कर रहे हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स उससे गुडविल के पैसे मांगते हैं या नहीं? वो कहता है हमने इतने सालों से मेहनत की है, हमारी गुडविल बनी है, तो तुम हमें गुडविल के पैसे भी दो, गुडविल के पैसे दो। तो बेटे वो गुडविल के पैसे मांगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, एक इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड वाले एंट्री लोड मांगते हैं बेटे, एंट्री लोड मांगते हैं। अभी देखेंगे क्यों मांगते हैं। वो कहता है जी हमने इतने सालों से काम किया, तुम्हें तो बेनिफिट पूरा आज ही मिल जाएगा पिछले सालों का भी, तो हमारे जो खर्चे हुए इतने सालों के हमें दो। उसी को बोलते हैं बेटे एंट्री लोड। जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो टोल होता है ना, टोल ब्रिज मांगते हैं ना किराया टोल का, क्योंकि आप इस रोड में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमने पैसा लगाया है इसमें, तो आप उसके पैसे हमें दीजिए, उसको बोलते हैं एंट्री लोड। सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट, इसको हम पब्लिक ऑफरिंग प्राइस भी बोलते हैं। जिस रेट में हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, जिस रेट में हम किसी को ऑफर कर रहे हैं उसको पब्लिक ऑफरिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो बेटे सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड, और पब्लिक ऑफरिंग प्राइस इज इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड। कोई दिक्कत नहीं बेटे। एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड, एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड। आराम से बेटे लिख लें, मैं तो 1 मिनट ज्यादा लगा दूंगा, आप बिल्कुल आराम से लिख लें। एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड को अंडरलाइन कर दें, एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड को अंडरलाइन कर दें। व्हेन एन इन्वेस्टर परचेज अ यूनिट, when an investor purchase a unit of a mutual fund, he has to pay a load in addition, अंडरलाइन करेंगे। बेटे एंट्री लोड और फ्रंट एंडेड लोड लिख लिया। व्हेन एन इन्वेस्टर परचेज अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है बेटे लिख लिया। चलिए बेटे एफ के बाद आप आ जाइए,
एफ के बाद कंसेप्ट नंबर 15 बेटे, बस दो ही कंसेप्ट रह गए जो लिखने हैं, फिर हमारा लिखने का काम खत्म होगा, हम आराम से समझेंगे। एग्जिट लोड, exit load, exit load. An AMC may decide that seller would recover less than NAV of the units they sell in a scheme. अभी देखेंगे क्यों। जाना, मान लेते हैं कोई इन्वेस्टर जल्दी जाना चाहता है स्कीम से, या कभी भी जाना चाह रहा है, तो उससे कुछ पैसे वो चार्ज करते हैं। इसका मतलब जो एनएवी एग्जिस्ट हो रही होती है उससे कम पैसे उसको देते हैं। ठीक है जी। इट इज नेम्ड एज एग्जिट लोड स्लैश बैक एंडेड लोड। लिख लें, आप लिख लें, आराम से लिख लें। बेटे एबीसी लिख लिया। चलिए बेटे डी पॉइंट लिखिए, रीपरचेज प्राइस इज इक्वल टू एनएवी माइनस एग्जिट लोड। रीपरचेज प्राइस इज इक्वल टू एनएवी माइनस एग्जिट लोड। आराम से लिख लें। लोड हेल्प्स द फंड टू मीट इट्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, कॉमा, कमीशन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Load helps the fund to meet its expenses relating to advertising, commission, promotion and distribution। वो बाकी तो समझाऊंगा ही। ई पॉइंट लिखिए, एग्जिट लोड और बैक एंड लोड। एग्जिट लोड और बैक एंड लोड, आराम से बेटे। एग्जिट लोड और बैक एंड लोड। When an investor sell, लिख ले, सेल की जगह थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग गलत है। सेल हिज यूनिट to a mutual fund, he has to pay a load. Such load is known as exit load. Total amount received by the investor on sale of units or repurchase or buyback of this is NAV into 1 minus exit load। अभी समझाऊंगा बेटे। पानी एक तरफ, दूध एक तरफ। हंस को दूध के साथ पानी मिक्स करके दे दो तो बेटे वो पानी पानी छोड़ देता है, दूध पी जाता है। भूपेश आनंद भी अभी आपको ऐसा क्लियर कर देगा कि आपको सब समझ आ जाएगा मेरे बेटे। लिख लिया जी। मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं। बेटे आप मेरे से दूर हैं, लेकिन मैं फिर भी जानता हूं कि आप मुझसे लिख रहे हैं। आप फिर भी लिख रहे हैं बेटे, मुझे अंदर से आवाज आती है कि आप लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 16 लिख लीजिए बस।
मीनिंग ऑफ सेल प्राइस, ऑफर प्राइस, आस्क प्राइस और पब्लिक ऑफरिंग प्राइस अभी वैसे लिख चुके हैं, फिर भी मेरा प्यार था कि बेटे मैंने कहा चलो ये भी लिख लें और फिर हम सीधा सीधा शुरू करेंगे। इट इज अ प्राइस एट विच इन्वेस्टर्स बायज इनटू फंड एंड इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एनएवी एंड एंट्री लोड। लिखना बेटा। बेटा आराम से एग्जाम्पल भी लिख लें। अभी तो सेबी के हिसाब से बता रहे हैं कि पब्लिक ऑफरिंग प्राइस क्या और इंटरनेशनली क्या चलता है वो भी देखेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, 1 प्लस एंट्री लोड एनएवी कॉमन ले लिया, 1 प्लस एंट्री लोड परसेंटेज। चलिए जी मेथड 2 लिखिए। मेथड टू एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस, एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस। अभी आपके मन में आ चुका है कि पेपर में कैसे करेंगे मास्टर। बताता हूं पहले लिख तो लो। पब्लिक ऑफरिंग प्राइस इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस लोड परसेंटेज। Public offering price is equal to NAV upon 1 minus load percentage, and load is percentage of popcorn नहीं है, not NAV। pop is equal to 50 upon 1 minus 0.8। बेटा लिख लिया। लास्ट कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं, खत्म। बेटे कुछ बच्चे तो मुस्कुरा पड़ेंगे, चल मास्टर ने आखिरी कंसेप्ट बोल दिया। बेटे 38 कंसेप्ट नहीं करने, सीएस में 17 करके चले जाएं और जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं 8-9 कर लें, यकीन मानिए आपके नंबर आएंगे और आप जीतेंगे, जीत होगी आपकी। मीनिंग ऑफ रीपरचेज प्राइस स्लैश रिडेम्पशन प्राइस,